अंत है शास्त्रीय उपागम भाग एक। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को पढ़ने के बाद अब हम अगले अध्याय अंतर अनुशासनात्मक उपागम का अध्ययन करेंगे। यह किताब, जिसका नाम राजनीति विज्ञान के मूलाधार है, MA में इस किताब को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि यह किताब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार सभी संकल्पनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही व्यवहारवादी अध्ययन राजनीति विज्ञान में प्रवेश करने लगा, तो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण में बदल गया और अब व्यवहारवादी अध्ययन किए जाने लगे। अब जो भी अध्याय या कंटेंट, विषय वस्तु हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन व्यवहारवादी तरीके से किया जाएगा या किया जा रहा है। तो अब हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का अध्ययन हम दो बिंदुओं में कर रहे हैं। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का सरल तात्पर्य यह है कि सभी विषय एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, अर्थात एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को पढ़ने में मदद करता है। हमने व्यवहारवाद का अध्ययन करते समय व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं का अध्ययन किया था, जिसमें व्यवहारवाद की 8वीं विशेषता थी समग्रता, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोला जाता है, जिसके वर्णन में हमने पढ़ा था कि संपूर्ण ज्ञान एक इकाई के रूप में होता है और उसे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात व्यवहारवाद की 8वीं विशेषता ये कहती है कि कोई भी ज्ञान एक इकाई के रूप में है, वह विभाजित नहीं है। केवल अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस ज्ञान को खंडित किया गया है और अनेक विषयों की स्थापना की गई है। बाकी समस्त ज्ञान किसी एक बिंदु पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी विशेषता के आधार पर अंतर अनुशासनात्मक उपागम की स्थापना होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहता है। उसके जीवन के आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि अनेक पहलू हैं जो कि मानव के सामाजिक जीवन को एक दूसरे से अलग नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। राजनीति विज्ञान इन तमाम सामाजिक विज्ञानों में से केवल एक विषय है। इसका अध्ययन क्षेत्र राजनीति से या राज्य से संबंधित माना जाता है, किंतु अन्य सामाजिक विज्ञान से भी यह जुड़ा हुआ है।
इस वर्णन में विद्यार्थियों को समझ में आया कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसका जो सामाजिक व्यवहार या उसका एक राजनीतिक व्यवहार अनेक पहलुओं से प्रभावित है। जो आर्थिक पहलू अर्थात समाज की आर्थिक प्रक्रियाएं उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं, राजनीतिक प्रक्रियाएं उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार ऐतिहासिक, सामाजिक आदि अनेक जो प्रक्रियाएं उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अर्थात ये सभी सामाजिक प्रक्रियाएं ही उस मनुष्य के व्यवहार का निर्माण करती हैं। इसलिए ये सभी सामाजिक विज्ञान जो इन प्रक्रियाओं का अलग अलग अध्ययन करते हैं वे सभी अलग अलग नहीं किसी एक बिंदु पर जुड़े हुए हैं। 18वीं शताब्दी से पहले विभिन्न सामाजिक विज्ञान नहीं थे। 18वीं शताब्दी में ही फिजियोक्रेट्स तथा एडम स्मिथ ने राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र समाज विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी में विभिन्न सामाजिक विज्ञान को स्थापित करने की कोशिश की गई। उन्नीसवीं शताब्दी में इस प्रक्रिया के विरोध में आवाज़ें उठने लगी। समाजशास्त्र के जन्मदाता कहे जाने वाले कॉम्टे ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम सामाजिक घटनाएं मूल रूप से परस्पर जुड़ी हुई हैं तथा किसी एक सामाजिक घटना या समाज के पहलू का अलग से अध्ययन करने को उन्होंने बेकार माना। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से एक समाज विज्ञान की स्थापना पर अनेक समाज विज्ञानों की स्थापना को महत्व दिया गया ताकि सामाजिक अनुसंधान का काम आसानी से हो सके। देखिए 18वीं शताब्दी तक अलग अलग विषयों की स्थापना नहीं थी। राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन नैतिक शास्त्र, नीति शास्त्र या दर्शन शास्त्र के साथ किया जाता था, लेकिन 18वीं शताब्दी में राजनीतिक अर्थशास्त्र की अलग से स्थापना हुई तो अन्य समाज विज्ञानों के अलग अलग किया जाने लगा। लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये आवाज़ उठी कि सभी विषय अलग अलग नहीं हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह महसूस किया गया कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनकी अलग अलग स्थापना की जानी चाहिए। यह तभी हुआ तब राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ या व्यवहारवादी अध्ययन ने राजनीति विज्ञान में प्रवेश किया। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतरशास्त्रीय अध्ययन पद्धति का विकास हुआ। व्यवहारवादी अध्ययन के बाद यह अधिक स्पष्ट हो गया कि तमाम समाज विज्ञान को अलग अलग अध्ययन नहीं बल्कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन होना चाहिए। अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों की आंतरिक संबद्धता के लक्षण पर जोर देता है। सिज्विक के अनुसार यदि हमें किसी विषय या विज्ञान का अन्वेषण करना है तो यह अत्यधिक लाभदायक होगा कि हम उस विषय या विज्ञान को अन्य विषयों या विज्ञान से संबंध मालूम करें और फिर यह जानने का प्रयत्न करें कि उस विषय या विज्ञान में अन्य विषयों से क्या लिया है और उसने स्वयं अन्य विषयों को क्या दिया है। सिज्विक की परिभाषा के अनुसार यह बताया गया है कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में एक विषय अन्य विषयों से क्या तो ग्रहण करता है और क्या अन्य विषयों को देता है। व्यवहारवाद के अनुसार मनुष्य का सामाजिक व्यवहार केवल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं होता बल्कि उसके आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारण भी होते हैं। इसलिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए राजनीति के अध्ययन को अंतरशास्त्रीय बनाना आवश्यक है। केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से मानव के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। जैसा मैंने पूर्व में बताया था
कि व्यवहारवाद ये मान के चलता है कि मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है वह केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं से ही प्रभावित नहीं है, बल्कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र सभी से प्रभावित होता है। इसलिए जो राजनीति विज्ञान है वो एक अलग विज्ञान नहीं है, वह अन्य विज्ञानों से संबंधित है और अन्य शास्त्र या विज्ञान राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। अंतरशास्त्रीय उपागम विकास की प्रमुख धाराएं। पहला दृष्टिकोण है इसका, अंतरशास्त्रीय उपागम के दृष्टिकोण के अंतर्गत हम पहला दृष्टिकोण परंपरावादी दृष्टिकोण पढ़ते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतरशास्त्रीय धारणा का अभिप्राय किसी विषय विशेष को अन्य विषयों के तथ्यों, तकनीकों, उपलब्धियों तथा परिणामों की सहायता से समृद्ध तथा विकसित करने का व्यवस्थित प्रयत्न है। विषय विशेष की समृद्धि का अभिप्राय दूसरे विषयों के तथ्यों और तकनीकों को उधार लेना नहीं है। इस समृद्धि का अध्ययन अन्य विषयों को आत्मसात करना, उन्हें आलोचनात्मक दृष्टि से अपनाना और उनके स्रोतों तथा लेखकों के प्रति खुले दिल से कृतज्ञता व्यक्त करना है। वर्तमान राजनीतिक सिद्धांतों में प्रयुक्त होने वाली कई धारणाएं, जैसे कि भूमिका, जिसे इंग्लिश में रोल बोलते हैं, संस्कृति, कल्चर, समाजीकरण, सोशलाइजेशन आदि समाजशास्त्र की मुख्य धारणाओं के उदाहरण हैं। इसी तरह ऑस्टिन का प्रभुसत्ता सिद्धांत विधि शास्त्र की प्रमुख धारणा है, जिसे राजनीति शास्त्र में अपना लिया गया है। राजनीति के बाजार में सौदेबाजी की धारणा एक ऐसी परिकल्पना है जो अर्थशास्त्र में बहुत अधिक प्रचलित है। जैसे अरस्तु ने अपने अध्ययन को सार्थक नैतिकता और तर्कशास्त्र के साथ जोड़ा, ऑगस्टाइन ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से जोड़ा, हीगल ने राजनीति को दर्शन शास्त्र के साथ जोड़ा और मार्क्स ने राजनीति को अर्थशास्त्र के अंग के रूप में देखा। परंपरावादी अध्ययन दृष्टिकोण भी यही मान के चलता है कि कोई भी विषय स्वतंत्र नहीं है। एक विषय दूसरे विषय को कुछ देता है, दूसरा विषय उस विषय को कुछ देता है। जैसे अभी अब हमने उदाहरणों में देखा कि जैसे राजनीति शास्त्र में हम कई सारी संकल्पनाएं पढ़ते हैं जो कई समाजशास्त्र से आई हैं, कोई अर्थशास्त्र से आई हैं। जैसे भूमिका, संस्कृति, समाजीकरण, ये समाजशास्त्र की धारणाएं जो राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण के रूप में राजनीति विज्ञान में पढ़ी जाती हैं। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र अर्थात लॉ की उनकी पुस्तक थी, उसमें प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया था जो अब राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाता है। राजनीति में बाजार की सौदेबाजी का सिद्धांत है जो अब अर्थशास्त्र ने अपना लिया है। ऐसे अरस्तु ने अपने अध्ययन में नैतिकता और तर्कशास्त्र से लिया है। उसी प्रकार ऑगस्टाइन ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से जोड़ा है, हीगल ने राजनीति को दर्शन शास्त्र से जोड़ा और मार्क्स ने इसे अर्थशास्त्र से जोड़ा है। इस प्रकार ये विदित होता है कि कोई भी ज्ञान अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वह एक दूसरे पर अंतर संबंधित है। साथ में यह भी है कि कोई ज्ञान खंडित नहीं है, वह एक इकाई के रूप में है और एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को पढ़ने में मदद करता है। केवल विषयों की स्थापना अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से की गई है। अगले दृष्टिकोण का अध्ययन अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।